हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अंकित मिश्रा और आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ एनिमल्स, प्लांट्स और कुछ रिलेशनशिप्स के बारे में, जिनके बारे में आप ज़्यादातर चीज़ें जो है वो जानते रहते हैं। बहुत सिंपल सिंपल सी बातें हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इस टॉपिक के अंदर आपको काफ़ी हद तक ध्यान में रखनी है। एनसीईआरटी में अगर मैं बात करता हूँ तो पॉपुलेशन वाले चैप्टर में जो है वो आपको कुछ चीज़ें ऐसी देखने को मिलती हैं जो एक्सप्लेन करने में तो काफ़ी ज़्यादा आसान और सिंपल होती है, बट एनसीईआरटी में कोई डायग्राम ना होने के कारण वो चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी आपके लिए मुश्किल हो सकती हैं। तो आज उन सिंपल टॉपिक को थोड़ा सा मैं आपके सामने बताने आया हूँ। एक एक करके बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो एग्जाम में आकर के आपको परेशान कर सकते हैं। आपने जो है प्रेडेशंस, कॉमेंसैलिज्म, एनासाइलिज्म, म्यूचुअलिज्म, ये पैरासिटिज्म, ये सभी टर्म के बारे में पहले कभी ना कभी सुना होगा और बेसिक चीज़ें भी इनके बारे में आप लोग जो है वो जानते होंगे। लेकिन आज मैं आपको थोड़ा सा इनके एनसीईआरटी में जो भी डायग्राम दिए हुए हैं उसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट बातें हैं, कौन कौन से इम्पोर्टेंट जो एग्जाम्पल्स हैं, आज हम लोग केवल उनके बारे में बात जो है वो करने वाले हैं और बताएंगे कि किस तरीके से एनिमल, प्लांट्स के बीच में आपस में रिलेशनशिप्स होते हैं और उन रिलेशनशिप से हमारे एवोल्यूशंस के ऊपर क्या इफेक्ट और क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो आइए बात करते हैं आज इस वीडियो के बारे में। तो सबसे पहले, जैसा कि आप सब जानते हैं कि एनिमल, प्लांट्स और हम सभी के बीच में, मतलब सभी बायोटिक कंपोनेंट के बीच में एक एसोसिएशन होता है, एक नेचर होता है जो हम लोग फॉलो करते हैं। जैसे प्रेडेशन होता है, पैरासिटिज्म होता है, म्यूचुअलिज्म होता है, कॉमेंसैलिज्म होता है। तो ये सभी जो रिलेशनशिप होते हैं इनमें क्या होता है कि दो आप मान सकते हो, कोई 2 या 3 ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं जिनमें एक को फायदा होता है, एक को नुकसान होता है। जैसे एक प्रे होता है तो एक प्रेडेटर होता है, उसी प्रेडेटर के नेचर को या प्रे के मरने को ही हम लोग प्रेडेशन कहते हैं। इसमें एक को फायदा होता है, दूसरे को नुकसान होता है। एक रिलेशनशिप में एक को फायदा होता है, दूसरे को नुकसान होता है, एक में केवल फायदा होता है, नुकसान नहीं होता है। तो इस तरीके से रिलेशनशिप को हमने बनाया हुआ है। तो आज हम सबसे पहले यहाँ पे जिस एग्जाम्पल को लेकर के आए हैं वो है प्रेडेशन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्रेडेशन जो होता है उसका मतलब होता है कि यहाँ पे हम लोग बात करेंगे एक प्रे की और एक प्रेडेटर की बात करेंगे। प्रे मतलब जो किसी का शिकार करेगा और प्रेडेटर मतलब जो शिकार करेगा और प्रे मतलब जो शिकार बनेगा। तो यहाँ पे इकोसिस्टम में हमारे प्रे की भी उतनी इंपॉर्टेंस है और प्रेडेटर्स की भी उतनी ही इंपॉर्टेंस है। लेकिन जो यहाँ पे एग्जाम्पल आपके सामने आएंगे वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और ये सब एनसीईआरटी लाइन से ही लिए गए हैं। यहाँ पे सबसे पहला एग्जाम्पल जो आपके सामने आया हुआ है वो एक मॉथ को लेकर के आया हुआ है और ये एक पर्टिकुलर एरिया की बात कर रहे हैं जो हमारे ऑस्ट्रेलिया में जो है वो पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ कि यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा वैरायटी में, मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन में कैक्टस प्लांट की एक वैरायटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे ग्रोथ जो है वो करने लगी थी। और फिर उसको हमने कंट्रोल करने के लिए, कैक्टस की पॉपुलेशंस को कंट्रोल करने के लिए वहाँ पे एक नया प्रेडेटर जो है वो आता है जिसका नाम है मॉथ। और ये जो मॉथ था जिसको हम लोग कैक्टस फीडिंग प्रेडेटर कहते थे, ये वहां पे आता है और इसने जो है पूरे इकोसिस्टम को बैलेंस कर दिया। वहां पे जितने भी कैक्टस के बहुत ज्यादा प्लांट थे उसको इसने क्या कर दिया कि वहां पे पूरी तरीके से जो कैक्टस डोमिनेंट थे उस एरिया में, मॉथ ने धीरे धीरे कैक्टस को वहां पे खत्म कर दिया। तो ये एक तरीके से कहीं ना कहीं हमारे इकोसिस्टम को मेंटेन भी करते हैं ये प्रेडेशन लेवल। जैसा कि हम सब जानते हैं कि किसी भी इकोसिस्टम के अंदर ना तो प्रे ज्यादा होनी चाहिए ना प्रेडेटर ज्यादा होनी चाहिए। अब उस जगह के ऊपर जो है वो बहुत चाहे अनचाहे जो कैक्टस प्लांट थे वो ग्रो कर रहे थे और वहां पे आपका एक नया मॉथ आता है जिसका नाम है जो है कैक्टस फीडिंग प्रेडेटर। और ये जो है हमारे जो है मॉथ जो है पूरी की पूरी कैक्टस प्लांट को जो है वो डिस्ट्रॉय कर देता था। तो यहाँ पे एक अच्छा एग्जांपल लिया गया है जो सामने आपके लिखा हुआ है, द प्रिकली पियर कैक्टस। क्या लिखा हुआ है? द प्रिकली पियर कैक्टस इंट्रोड्यूस्ड इनटू ऑस्ट्रेलिया इन द ईयर 1920s caused havoc by spreading its rapidly into millions of hectare range land। मतलब कि एक तरीके से पूरा प्रलय मचा देता है ये कैक्टस जो है और पूरे फील्ड को ही कब्जा कर लेता है।
और फाइनली वहां पे कैक्टस को खाने के लिए कैक्टस वाज ब्रॉट अंडर कंट्रोल आफ्टर कैक्टस फीडिंग प्रेडेटर, और वहां पे प्रेडेटर आते हैं और वो कहीं ना कहीं इस कैक्टस की जो इतनी पॉपुलेशन होती है उसको ये क्या कर लेते हैं, तो कंट्रोल कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो प्रेडेशन है, जो मॉथ ने किया, प्रेडेशन किया, उस प्रेडेशन से कहीं ना कहीं वहां का इकोसिस्टम काफी हद तक कंट्रोल में आया। तो ये इस तरीके से प्रेडेशन भी कभी कभी हमारे इन्वायरमेंट के लिए काफी ज्यादा अच्छे बन जाते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको और भी इमेजेस देखने को मिल रही है। यहाँ पे आप देखें तो यही वो हमारे मॉथ हैं जिनकी लाइफ साइकिल जो है ये कैटरपिलर स्टेज में है, और वो जो आपने अभी देखा वो मैच्योर स्टेज में है। तो दोनों स्टेज में ये हमारे कैक्टस प्लांट को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, ये एक तरह का प्रेडेशन है। यहाँ पे जो प्रेडेटर है वो मॉथ है और जो प्रे है वो कौन है, कैक्टस है। तो इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की ओर कि और भी जो प्रेडेटर्स होते हैं वो कैसे मदद करते हैं किसी दूसरे इंडिविजुअल की। यहाँ पे अब एग्जाम्पल लिया हुआ है एक ऑक्रिस स्टार की जिसका नाम है पिजास्टर ऑक्यूसियस। यहाँ पे इसके एग्जाम्पल में बताया गया है कि यहाँ पे ये जो आपका स्टार फिश है ये कहीं ना कहीं जो चीज जिससे न्यूट्रिशन कंज्यूम करता है वो स्नेल्स वगैरह होते हैं, उनसे ये जो है अपने न्यूट्रिशंस को जो है वो कंज्यूम करता है। बट यहाँ पे जो स्नेल्स वगैरह होती हैं वो किसको कंज्यूम करती हैं, वो बैरेंकल्स वगैरह को कंज्यूम करती हैं। दे आर मतलब बैरेंकल्स वगैरह भी आप आगे पढ़ेंगे, ये भी आपके एक्वाटिक इकोसिस्टम में पाए जाने वाले एनिमल्स होते हैं, बैरेंकल्स, कैथेंथस। तो ये सभी चीजें आप अभी आगे भी देखेंगे। तो यहाँ पे जो स्टार फिश है इसने क्या किया कि इसने हमारे स्नेल को खा लिया, जिससे स्नेल जो बैरेंकल की पॉपुलेशंस को लगातार घटा रहा था और इनवर्टिब्रेट्स की पॉपुलेशंस को लगातार खत्म कर रहा था। कौन, हमारा जो स्नेल वगैरह ये सब जो है हमारे अदर प्रजातियां जो हैं जो रह रही हैं पानी के अंदर, वो क्या काम करती थी कि अपने नीचे के इनवर्टिब्रेट्स को लगातार कंज्यूम करती थी। तो स्टार फिशेस क्या काम करती थी कि इन्होंने इस तरीके के इन्वर्टिब्रेट्स को धीरे धीरे क्या किया, खाती थी। तो जब ये इनको खाती थी तब नीचे के जो इन्वर्टिब्रेट्स थे वो बचे रहते थे, मतलब जो बहुत ज्यादा लोअर इन्वर्टिब्रेट्स थे वो बचे रहते थे। बट जैसे ही हमने क्या किया कि वहां से ये स्टारफिश को हमने उस सी वाटर से निकाल दिया तो देखा कि वहां पे 10 स्पेसीज जो इन्वर्टिब्रेट्स की थी वो एक्सटिंक्ट हो गई, क्योंकि इन सभी ने उनको अपना आहार बना लिया। तो द रॉकी इंटरटाइडल कम्युनिटीज ऑफ अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट स्टारफिश पिसास्टर इज एन इंपॉर्टेंट प्रेडेटर्स। वहां पे जो स्टारफिश पिसास्टर थी वो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रेडेटर थी इन अ फील्ड एक्सपेरिमेंट व्हेन ऑल द स्टारफिश वर रिमूव। जैसे ही हमने स्टारफिश को वहां से हटाया फ्रॉम एन इनक्लोज इंटरटाइडल एरिया, उस इंटरटाइडल एरिया से, इंटरटाइडल एरिया क्या होती है, एक अपर लेयर एरिया होती है, एक बीच की मिडिल होती है और एक सबसे नीचे वाली एरिया, तो जिसे हम लोग इंटरटाइडल एरिया कहते हैं। इंटरटाइडल एरिया मोर देन 10 स्पीसीज ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स बिकम एक्सटिंक्ट विद इन अ ईयर बिकॉज ऑफ इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशंस। कहने का मतलब ये होता है कि अगर ये यहाँ पे मौजूद थे, मतलब जब तक यहाँ पे स्टार फिश थे तब तक ये इनको कंज्यूम कर लिया करते थे, क्योंकि और ये जो है कंज्यूम करते थे बैरेंकल्स को। तो जब स्टारफिश ने इनको कंज्यूम करना बंद कर दिया तो धीरे धीरे इन्होंने पूरे के पूरे बैरेंकल्स को ही नुकसान पहुंचा दिया। आप एक और सिंपल एग्जांपल में मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूं। यहाँ पे आप इस बात को ध्यान में रखेंगे कि जैसे मान लीजिए एक शेर है, उसके बाद में बहुत सारे हाइना हैं और उसके बाद में छोटे छोटे हमारे हिरन वगैरह जो हैं वो हैं। तो शेर जो है वो अगर हाइनास को जो है वो मार रहा है या फिर किल करता है या फिर हाइनास किसी कारण से किल होते हैं, तो हाइनास की पॉपुलेशन घटने से डियर की पॉपुलेशंस भी मेंटेन होगी, क्योंकि शेर अकेला रहेगा तो कितना ही खाएगा, बट हाइनास संख्या में बहुत ज्यादा है, वो ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे हमारे डियर को। तो कहने का मतलब ये है कि जो ऊपर वाला कभी कभी जो प्रेडेटर नेचर का भी होता है वो भी हमारे इकोसिस्टम्स को इस तरीके से मेंटेन कर सकता है। तो यहाँ पे यही लिखा था सी स्टार रेड्यूस। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे जो आपका सी स्टार है वो लगातार क्या कर रहा है, रेड्यूस मसल्स मतलब ये दो आपके जो पाइला वगैरह इनको जो है वो क्या करता है, रेड्यूस करता है, इनेबलिंग द ग्रोथ ऑफ बैरेंकल्स एंड एल्गी, जो एल्गी और बैरेंकल्स की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशंस हमें यहाँ देखने को मिलता है। और साथ में हम ये भी जान रहे हैं कि यहाँ पे जो आपका स्टार फिश है उसने कहीं ना कहीं हमारे अदर 10 इन्वर्टिब्रेट्स की लाइफ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। अब हम लोग आगे चलते हैं और यहाँ पे एक अगला एग्जाम्पल लेते हैं प्रेडेशंस का। तो ये बहुत ही कमाल का एग्जाम्पल है। जब
कोई भी चीज बहुत ही आसानी से प्रेडेटर के कांटेक्ट में आती है और उसको नुकसान पहुंचाती है, तो धीरे धीरे उसके अंदर एक इवोल्यूशन आता है। क्या इवोल्यूशन आता है, ध्यान से देखिएगा, हम लोग बात इवोल्यूशन की भी करेंगे, पॉपुलेशन की भी करेंगे। जैसे कि यहाँ पे ये बटरफ्लाई या कैटरपिलर क्या काम करती है कि ये अपने आप को बचाने के लिए, यहाँ पे जो आप बटरफ्लाई देख रहे हैं जिसका नाम है मोनार्च बटरफ्लाई, ये जो मोनार्च बटरफ्लाई होती है ये अपने आप को प्रेडेटर से बचाने के लिए दरअसल क्या काम करती है कि ये ऐसे वीड खाने शुरू कर देती है या ऐसे प्लांट खाने शुरू कर देती है जिसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, मतलब जो डिसटेस्टफुल होते हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं इस जगह पे, अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि ये लगातार क्या काम कर रही हैं कि ये लगातार ऐसे वीड को खाते हैं जिनको खाने से इनके अंदर जो है ये वीड पूरी की तरीके से मौजूद रहती है और इसका टेस्ट जो है जब बर्ड्स इनको खाने आती हैं तो इनका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है और इसीलिए बर्ड्स जो हैं इन बटरफ्लाईज को नहीं खाती हैं। तो ये इनकी एडॉप्टेशंस होती है जिनके कारण ये अपने आप को किसी भी बर्ड जैसे प्रेडेशन से छुटकारा दिला लेती हैं। द मोनार्च बटरफ्लाई इज हाईली डिस्टेस्टफुल टू इट्स प्रेडेटर, ये अपने प्रेडेटर्स के लिए बहुत ही ज्यादा डिस्टेस्टफुल होती है और इसका प्रेडेटर्स कौन होता है, यही जो हमारी बर्ड्स आपको दिखाई दे रही यही है इनकी प्रेडेटर्स। लेकिन चूंकि ये ऑलरेडी बचपन से इतने ज्यादा खराब तरीके के टेस्ट वाले वीड्स को खाती हैं कि धीरे धीरे यही डिस्टेस्टफुल हो जाती हैं। ठीक है, इंटेंसिकली द बटरफ्लाई एक्वायर द केमिकल ड्यूरिंग इट कैटरपिलर स्टेज बाय फीडिंग ऑन पॉइजनस वीड्स, क्योंकि ये पॉइजनस वीड्स को खाती रहती हैं इसीलिए वो केमिकल इनके अंदर सर्कुलेट होना शुरू हो जाता है। इसीलिए मोनार्क बटरफ्लाई को जो है वो हमारी बर्ड्स जो है वो प्रेडेटिंग नहीं कर पाती है, मतलब उसका शिकार नहीं कर पाती है। अब यहाँ पर आगे हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ और नेक्स्ट एग्जाम्पल में बात करने वाले हैं हम एक अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे अगले एग्जाम्पल को कि अगले एग्जाम्पल में हम लोग क्या देखने वाले हैं। तो आइए चलते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। तो अगले एग्जाम्पल में जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अगले एग्जाम्पल में हम लोग बात करने वाले हैं, अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन प्लांट के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं मदार के बारे में आपने सुना होगा, जिसको हम लोग बेसिकली कैलोट्रोपिस कहते हैं। और ये मदार जो होता है ये आपको हर जगह दिखाई देगा, क्योंकि ये भी प्लांट जो है ये भी प्रेडेशन का शिकार नहीं होता, मतलब इसको भी कोई खाता नहीं है, क्योंकि इस प्लांट में भी आपको पता है मिल्की मिल्की सा केमिकल निकलता है जो काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, हमारे हार्ट के लिए नुकसान पहुंचाता है। तो कहीं ना कहीं इससे निकलने वाला जो केमिकल होता है वो कमर्शियली हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, लेकिन ये पॉइजनस नेचर का होने के कारण इसको कोई भी जो आपके कैटल्स वगैरह होते हैं वो खाते नहीं हैं। इसीलिए कैलोट्रोपिस जो है मदार जो है वो आपको इंडिया के हर एक कोने में दिखाई देगा। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने कैलोट्रोपिस का पूरा एक ग्राफी यहाँ पे आपके सामने ला दिया कि अगर आप देखें तो पूरा इंडिया जो है वहां पे आपको कैलोट्रोपिस देखने को मिलते हैं। साथ में यहाँ पे आपको ऑस्ट्रेलिया में भी कैलोट्रोपिस बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, अफ्रीकन रीजन में देखने को मिलते हैं। तो ये गर्म जगह पे पाए जाने वाले प्लांट्स हैं, ठंडे जगहों पे ये हमें देखने को नहीं मिलते हैं। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा कि कैलोट्रोपिस जो है वो काफी ज्यादा पॉइजनस वेराइटीज होती हैं। हम इनको यूज भी करते हैं, कमर्शियली भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनसे हमें कई चीजें मिलती हैं जैसे निकोटीन, कैफीन, क्विनिन और ये तमाम तरह की चीजें ये प्रोड्यूस करते हैं। और यही चीज इनको जो है वो कैटल्स वगैरह से बचाते हैं कि भाई ये उनको पॉइजनस बना देते हैं, जिससे कैटल जो है मदार को नहीं खाती हैं और बहुत ज्यादा संख्या में जो है वो कैटल्स जो है इनको ना खाने के कारण ये बहुत डोमिनेट होते हैं अपने एरिया के अंदर, तो इनका प्रेडेशन कम होता है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। अब अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं और हमारा प्रेडेशन का टॉपिक खत्म हो गया, जहां पे हमने काफी कमाल तरीके के एग्जाम्पल्स को देखे। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं कंपटीशंस के बारे में। जैसा कि आप जब जानते हैं कि कंपटीशन एक बहुत ही सॉलिड टर्मिनोलॉजी है जो आपको समझनी चाहिए। देखिए कंपटीशन किनके बीच में होती है, पहले आपको एक जनरल आइडिया में बता दूं। देखिए कंपटीशन ऐसे लोगों के बीच में होती है जब कोई दो हो और उनका रिसोर्सेज एक ही हो, मतलब रोटी दोनों को खानी हो बट खाने वाले दो हो, मतलब कि पॉपुलेशन ज्यादा हो बट सभी के सभी एक ही चीज को खाने चाहें, तो ये कंपटीशन को बढ़ाता है। एक एग्जांपल की बात करते हैं, मान लीजिए आप एक शादी में गए, ठीक है, एक शादी में कहीं पे भाई साहब मान लीजिए कि कुछ खाने वाली स्टॉल लगी हुई है और कुछ जो है
कॉफी वगैरह लगा हुआ है, ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स की चीजें, कुछ में फ्रूट्स लगे हुए हैं। इसी तरीके से अलग अलग स्टॉल लगे हैं और सबकी अपनी अपनी पसंद है। कुछ में चाट फुल्की वगैरह लगी हुई है, तो सब अपना उधर है। कुछ में कुछ लोग खाने के लिए आते हैं तो वो उधर है, कुछ लोग केवल कॉफी वगैरह के लिए अभी चल रहा है तो कुछ लोग उधर है। इस तरीके से ना पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, तो भीड़ नहीं होती, तो सब बड़े आराम से खा लेते हैं। वहां पे कंपटीशन की संभावनाएं कम है। लेकिन क्या होता है कि अब कोई एक ऐसी चीज आ जाए जो सभी को पसंद है, तो सभी के सभी उसके ऊपर टूट पड़ते हैं और किसी को कुछ नहीं मिलता है। मतलब कंपटीशन होने के कारण पॉपुलेशन अफेक्टेड होती है, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। और ये नहीं कि कोई एक पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, नो डाउट वहां पे सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट काम करेगा, नेचुरल सिलेक्शन काम करेगा कि जो ज्यादा ताकतवर होगा उसको मिल जाएगा, ठीक है। डार्विन जी का लॉ कंपटीशन में हमेशा फॉलो करता है। जब रिसोर्सेज लिमिटेड हो, पॉपुलेशन ज्यादा हो, तो वहां कंपटीशन काम करता है। ये बात तो मैंने आपको पहले भी बता रखी है। तो यही चीज यहां पे हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। तो सबसे पहले यहां पे एक बहुत कमाल का एग्जाम्पल है। अब देखिए यहां पे आपके सामने एक फ्लैमिंगो बर्ड है, जो बगल में आपको एक बर्ड देखने को मिल रही है, इसका नाम है फ्लैमिंगो। और जस्ट इसके नीचे आपको कुछ फिशेस जो हैं वो मूव करती हुई दिख रही हैं। फिशेस हैं ये सब, आप देखिए जो मूव करती हुई दिख रही हैं। बगल में एक ऑक्टोपस है जो एक इन्वर्टिब्रेट्स में आता है। और उसके बाद यहाँ पे आपके सामने जो है छोटे छोटे पॉलीमॉन है। यहाँ पे आप देखें तो अलग अलग टाइप के एनिमल आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। देखिए यहाँ पे 3 ग्रुप आपको याद रखना है। एक तो यहाँ तो फिशेस को याद रखना है, क्योंकि फिश जनरली क्या काम करती हैं कि ये जो आपको छोटे छोटे जूप्लैंक्टॉन्स होते हैं और इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं, ये फिशेस उनको खाती हैं, ठीक है। फ्लेमिंगो भी क्या काम करती है, उन्हीं जूप्लैंक्टॉन्स को खाने के लिए नदियों में आती है। अब देखिए यहाँ पे जूप्लैंक्टॉन्स है, इनका क्या, जूप्लैंक्टॉन्स है इनका चारा, मतलब रिसोर्स। लेकिन यहाँ पे खाने वाले 2 हैं। खाने वाले कौन है, 2 हैं, एक फिश है और एक फ्लेमिंगो है। तो इनके बीच में क्या होगी, कंपटीशन होगी। क्या होगी, कंपटीशन होगी। और यही चीज हम यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे देख रहे हैं। फॉर इंस्टेंस हमने क्या एग्जाम्पल लिया है, एग्जाम्पल के तौर पे हमने जो है साउथ अमेरिकन लेक्स को लिया है। विजिटिंग फ्लेमिंगोज एंड रेजिडेंट फिशेस कंपीट फॉर देयर कॉमन फूड। दोनों का फूड कॉमन है और ये दोनों एक दूसरे से कंपीट करते हैं। Zooplankton in the lake secondary resource need not limiting to competition to occur in interference competition। हमेशा ध्यान में रखिएगा, रिसोर्सेज लिमिटेड होंगी तो कंपटीशन धांसू होगा। The feeding efficiency of one species might be reduced due to interfering the inhibitory presence of other species। हमेशा याद रखिएगा कि जो फीडिंग एफिशिएंसी, जो खाना है, जब दूसरी स्पीसीज आ जाएगी तो दूसरे का खाना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यही चीज हमें यहाँ पे देखने को मिलती है कि जब रिसोर्सेस क्या होता है, लिमिटेड होता है, तो वहां पे हमें कंपटीशन जो है वो देखने को मिलता है। जैसे हमने यहाँ पे फ्लेमिंगो और फिशेस और रिसोर्स के बारे में हमने जाना जूप्लैंक्टॉन्स को। तो जूप्लैंक्टॉन्स उस दोनों को खाना है, तो यहाँ पे आपको जो है वो एक कंपटीशन जो है वो दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे देखिए एक बहुत ही तगड़ा एग्जाम्पल आपके बुक में और देखने को मिलता है एबिंगडम टॉर्टवाइज के बारे में। एबिंगडम टॉर्टवाइज जो होते थे वो गैलोपैगस आइलैंड पे पाए जाते थे। और ये वाले जो गैलोपैगस आइलैंड पे पाए जाने जो टॉर्टवाइज थे, ये जनरली घास खाते थे और हरी पत्तियां खाते थे। बात ये हुआ कि वहां पे एक बाहर से एक गोट की वेराइटीज आती हैं या कुछ गोट्स आती हैं, और गोट्स भी आपको पता है कि क्या खाती हैं, घास खाती है। तो उन्होंने क्या किया कि आइलैंड पे मौजूद जो घास है वो खाना शुरू कर दिया। तो टॉर्टवाइज के बीच में और एबिंगडन और टॉर्टवाइज और गोट के बीच में यहाँ पे हमें एक कंपटीशन वो जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कंपटीशन देखने को मिलता है। इसी को हम लोग बेसिकली कंपिटिटिव रिलीज का भी नाम देते हैं। अनदर एविडेंस फॉर अकरेंस ऑफ कंपटीशन इन नेचर कम्स फ्रॉम व्हाट इज कॉल्ड कंपिटिटिव रिलीज। तो यहाँ पे देखिए हमेशा इस बात को ध्यान में रखिएगा कि अगर जहां पे भी रिसोर्सेज एक ही चीज है, 2 लोग खा रहे हैं, तो वहां पे कंपटीशन तब आएगा जब रिसोर्सेज की कमी होगी। तो टॉर्टवाइज और गोट के बीच में कंपटीशन कब आया, जब धीरे धीरे वहां पे लीफ वगैरह कम पड़ने लगी। तो यहाँ पे भी हमें जो है वो एक अच्छा एग्जाम्पल कंपटीशन का देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे एक अगला और अच्छा एग्जाम्पल देखने को मिलता है। यहाँ पे जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे एक आपको एग्जाम्पल देखने को मिल रहा है बैलेनस और कैथेमेलस का।
तो देखिए दोनों जो है बैलेनस और कैथलमस जो है ये दोनों बैरेंकल्स के ही एग्जाम्पल हैं। इन्हें हम लोग बैरेंकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैरेंकल बोलते हैं। ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा, इन्हें हम लोग बैरेंकल बोलते हैं। और ये जो बैरेंकल आपको देखने को मिलते हैं, ये बैरेंकल दो वेराइटीज होती हैं, एक होता है कैथलमस और एक होता है बैलेनस। बैलेनस क्या होता है कि ये थोड़ा डोमिनेट होता है। किस रीजन में डोमिनेट होता है? नीचे साइड में जो ब्राउन कलर के आपको दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है? आपके ये हैं आपके बैलेनस। क्या है? बैलेनस है। और ऊपर की तरफ जो रीजन में आपको दिखाई दे रहे हैं, ये इंटरटाइडल रीजन होता है। देखिए यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, मैंने क्या बताया कि जब कभी भी क्या कहते हैं, कंपटीशन आता है, तो कंपटीशन आने पे हमेशा क्या होता है कि एक चीज क्रिएट होती है जिसको हम लोग बोलते हैं को इवोल्यूशन। क्या बोलते हैं? को इवोल्यूशन। को इवोल्यूशन कहने का मतलब ये होता है कि यहाँ पे को एग्जिस्टेंस भी आप बोल सकते हो, को एग्जिस्टेंस आप बोलो ज्यादा अच्छा है। को एग्जिस्टेंस का मतलब होता है कि भाई तुम भी रह लो, हम भी रह ले, तुम ऊपर वाला एरिया ले लो, हम नीचे वाला एरिया ले ले। तो यहाँ पे हमें वो भी चीजें जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिलती हैं। तो देखिए इस एक्सपेरिमेंट में क्या बताया गया, कॉर्नेल एलिजेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट बताया गया कि ऑन द रॉकी सीड कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड द लार्जर एंड कंपिटिटिवली सुपीरियर मतलब कि इसके पास सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट था। कहने का मतलब ये कैथलमस को आसानी से मतलब भगा सकती थी, तो ये ज्यादा सुपीरियर थे, इसीलिए ये डोमिनेंट किए किस रीजन में? इंटरटाइडल एरिया में। एक्सक्लूड द स्मॉलर बैरेंकल्स कैथलमस, और जो छोटे बैरेंकल्स थे जिनका नाम था कैथलमस, फ्रॉम द जोन इन जनरल हर्बीवोर्स एंड प्लांट अपीयर टू बी मोर एडवर्सली अफेक्टेड बाय द कंपटीशन देन कार्निवोर्स। तो यहाँ पे देखिए अभी ये लाइन तो बिल्कुल अलग हो गई, इन जनरल से अलग है लाइन। तो यहाँ पे अभी तक हम बस यहाँ पे समझेंगे, यहाँ पे दो स्पेसीज हैं, बैरेंकल्स है और कैथेमलस है। कैथेमलस छोटे होते हैं जैसा कि आप डायग्राम के थ्रू भी देख सकते हैं, बैलेनस थोड़े से बड़े होते हैं। दोनों बैरेंकल्स ही हैं। बैलेनस बड़े होते हैं, डोमिनेट होते हैं, इसीलिए इंटरटाइडल रीजन में अपने रीजन को चुन लेते हैं, ठीक है। बट कैथेलमस जो होते हैं वो ऊपर ही रहते हैं, वो ज्यादा इंटरटाइडल रीजन में नहीं आते हैं। रिजल्ट इसका भी और जान लीजिए, इंटरटाइडल रीजन में खाने के लिए जो प्लैंक्टॉन्स वगैरह ज्यादा मिल जाती हैं, इसलिए इंटरटाइडल रीजन काफी ज्यादा अच्छा होता है। बट कैथेलमस बेचारी करे भी तो क्या करे, वो थोड़ी कमजोर पड़ती है, इसीलिए वो हमेशा ऊपर वाले रीजन में रहती हैं। इन जनरल हर्बीवोर्स एंड प्लांट अपीयर टू बी मोर एडवर्सली अफेक्टेड बाय कंपटीशन देन कार्निवोर्स। जो आपके हर्बीवोर्स होते हैं और जो प्लांट होते हैं वो ज्यादा अफेक्ट होते हैं कार्निवोर्स के मुकाबले। मतलब कार्निवोर्स ज्यादा काम अपना चला सकते हैं, बट हर्बीवोर्स और प्लांट्स के लिए काफी चीजें मुश्किल हो जाती है, क्योंकि ये एडवर्स कंडीशंस में अक्सर इनका पैटर्न बहुत फिक्स होता है, तो ये फ्लेक्सिबल ना होने के कारण इनको दिक्कत आती है। तो जैसा कि आपको यहाँ पे डायग्राम में देखने को भी मिल रहा है, अपर इंटरटाइडल जो जोन होता है वहां पे बैलेनस डेसिकेट्स इन दिस जोन अलाउइंग कैथेलमस टू थ्राइव, ठीक है। इस जोन से वो हट जाती है, यहाँ पे आपके कैथेलमस होते हैं। मिडिल रीजन में व्हाट इट कैन सर्वाइव, बैलेनस आउट कम्पीट कैथेलमस फॉर स्पेस। यहाँ पे एक स्पेस देते हैं जहां पे दोनों एक कह सकते हो कि मेन जो लड़ाई है वो यहीं से डिस्ट्रीब्यूट होती है। रीजन जो है वहां पे कैथेलमस ऊपर चले जाते हैं, बैलेनस जो होते हैं वो नीचे रह जाते हैं, ठीक है। बैलेनस इज अ सब्जेक्ट टू प्रेडेशन इन लोअर टाइडल जोन, और यहाँ पे नीचे की तरफ जो है ये आपके मौजूद होते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रिसोर्सेस काफी ज्यादा होते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि बैलेनस जो होते हैं वो ज्यादा डोमिनेंट होते हैं। अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपके सामने बैरेंकल का डायग्राम है, ठीक है, क्योंकि अभी आप लोग बैरेंकल के बारे में और भी पढ़ेंगे, वेल फिशेस में भी पढ़ेंगे। तो बैरेंकल के आप डायग्राम को देख लीजिए इस तरीके से, ये एक सीपी पे लगे हुए हैं, एक शेल पे लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो ये जनरली किसी ना किसी अदर एनिमल के सरफेस से चिपके हुए होते हैं, इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए एक लाइन लिखी हुई है, इसको हम लोग जरा सा पढ़ लेते हैं। वन सच मैकेनिज्म इज रिसोर्स पार्टीशनिंग इफ टू स्पेसीज। जैसा कि मैंने कहा कि अगर दो स्पेसीज साथ में एक जगह रहना चाहती हैं तो रह सकती हैं। कैसे रह सकती हैं? मैंने आपको बताया कि हर कोई अपना एक लेवल चुन ले, ठीक है, कि भैया ये ऊपर वाला लेवल मेरा है, यहाँ का न्यूट्रिशन हम खाएंगे, नीचे वाला न्यूट्रिशन तुम खा लेना। तो इस तरीके से दो स्पेसीज एक साथ भी सर्वाइव कर सकती है। लेकिन दिक्कत कब आएगी? जब दोनों को एक ही चीज खाना रहे, तब वहां पे कंपटीशन जी भर के आता। तो को एग्जिस्टेंस का मतलब ये होता है कि अपने बिहेवियर में थोड़ा सा ऐसा रखना कि मैं ये खा लेता हूं, तुम ये खा लो। यही चीज यहाँ पे दिया है, जिसको हम लोग रिसोर्स पार्टीशनिंग का नाम
देते हैं। अब यहाँ पे हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही तगड़े चीज के बारे में जिसका नाम है पैरासिटिज्म। तो पैरासिटिज्म के बारे में भी एग्जाम्पल आप देख लीजिए। जैसा कि आप सब जानते हैं पैरासिटिज्म दो तरह के हो सकते हैं, इक्टोपैरासाइट हो सकता है, इंडोपैरासाइट हो सकता है। ठीक है, जो आपके इक्टोपैरासाइट होते हैं उनका नेचर मैंने आपको पहले ही बताया। जैसे आप जुओं की बात करते हैं, बैरेंकल्स की बात करते हैं, तो ये सभी इक्टोपैरासाइट नेचर के हो सकते हैं। ठीक है, जैसे गाय भैंसों में जो लग जाते हैं, लूज वगैरह लग जाते हैं, लाइस वगैरह लग जाते हैं, तो वो सब भी इक्टोपैरासाइट में आते हैं। हमें भी जो जुएं वगैरह पड़ते हैं वो भी इक्टोपैरासाइट में आते हैं। तो पैरासाइट हमेशा जाना जाता है अपने होस्ट के कारण। किसके कारण जाना जाता है? होस्ट के कारण जाना जाता है। पैरासाइट के जैसे एक तो होता है पैरासाइट, पैरासाइट में किसी एक को फायदा होना है, दूसरे को नुकसान होना है। तो जिसे नुकसान होना है ना वो होता है होस्ट, और जिसे फायदा होना होता है वो होता है पैरासाइट। जैसे हमने यहाँ पे इस डायग्राम में बात की हुई है लीवर फ्लूक के बारे में। किसके बारे में बात की है? यहाँ पे हमने बात की हुई है लीवर फ्लूक के बारे में। अगर आपको यहाँ पे दिखाई नहीं देगा तो आप ध्यान रखिएगा, ये है आपका लीवर फ्लूक। अब ये लीवर फ्लूक के दो आपके होस्ट होते हैं, एक होती है आपका ह्यूमन बीइंग और एक होता है स्नेल। कौन कौन होता है? ह्यूमन बीइंग और स्नेल होता है बेटा, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। तो इनकी कुछ लाइफ साइकिल जो होती है पैरासाइट की, तो वो क्या होता है, वो किसी स्नेल में होगी और आधी पैरासाइट ह्यूमन के अंदर कंप्लीट होगी। तो इसके कितने होस्ट हो गए? 2 होस्ट। तो दो होस्टों में से एक होस्ट होता है जिसे हम लोग इंटरमीडिएट कहते हैं। जैसे लीवर फ्लूक में जो इंटरमीडिएट होस्ट है वो कौन होता है? स्नेल होता है। तो यहाँ पे यही चीज हमने बात करी हुई है। यहाँ पे फिश भी है और यहाँ पे ह्यूमन भी है और यहाँ पे स्नेल भी है। तो जिसके अंदर आपके जो लीवर फ्लूक के जो आपके पैरासाइट्स होते हैं ये अपनी लाइफ साइकिल को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने, जैसा कि मैंने लाइफ साइकिल बहुत पहले ही बताई है, तो आपको ज्यादा डिटेल लाइफ साइकिल के बारे में जानना हो तो आप चले जाइएगा, देख लीजिएगा वीडियो। पैरासाइट इवॉल्व स्पेशल एडाप्टेशन सच एज लॉस ऑफ अननेसेसरी सेंस ऑर्गन। अननेसेसरी सेंस ऑर्गन समझिए, पैरासाइट होने का मतलब ये है ना कि आपको एक चीज दिमाग से निकालना होगा कि हम किसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इनके अंदर कोई सेंस ऑर्गन नहीं होता है। अडेसिव ऑर्गन होता है जिसके द्वारा ये चिपक जाते हैं किसी के स्किन से। सक्कर ऑर्गन होता है जिसके द्वारा किसी चीज को सक कर सकते हैं। लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम रहेगा तो एक लिमिटेशन तक कुछ भी खा पाएंगे। हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, अपने नंबर को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाते हैं। तो पैरासाइट होने के लिए ये फीचर होने जरूरी है। यहाँ पे एक पैरासाइट के बारे में एनसीईआरटी और लिखती है जिसका नाम है कॉपेपॉड्स। कॉपेपॉड्स, ये जो आपको एक फिश दिखाई दे रही है यहाँ पे, ये जो आपको एक फिश दिखाई दे रही है ना, ये फिश के ऊपर आपको जो ये ऑर्गेनिज्म लगा हुआ दिखाई दे रहा है, दरअसल ये जो ऑर्गेनिज्म आपको लगा हुआ दिखाई दे रहा है इसी का नाम है कॉपेपॉड्स। क्या नाम है? कॉपेपॉड्स नाम है इसका। और ये हमारी फिश के स्किन से लगे हुए होते हैं जो एक तरह का पैरासाइट शो करते हैं। तो कसकटा और पैरासिटिक प्लांट के बारे में भी अब हम लोग आगे बात करने वाले हैं। और ये जो आपके कॉपेपॉड्स होते हैं ये एक इक्टोपैरासाइट है क्योंकि ये बॉडी के बाहर लगे हुए हैं। बट अभी लीवर फ्लूक की जो मैंने बात की वो एक इंडोपैरासाइट है क्योंकि वो बॉडी के अंदर होते हैं। अब हम लोग अगले जो प्लांट की बात करने वाले हैं वो है कसकटा प्लांट, पैरासिटिक प्लांट commonly found growing on hedge plant as lost its chlorophyll and leaves in the course of evolution. It derived nutrition from होस्ट प्लांट एंड पैरासाइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये है कसकटा प्लांट। ये प्लांट जो होता है ये क्या काम करता है कि ये किसी दूसरे प्लांट पे चिपका हुआ रहता है। तो ये भी एक तरह से पैरासाइट नेचर का हुआ, देख सकते हैं। यहाँ पे 3 डायग्राम मैंने क्यों रखे हुए हैं कि यहाँ पहली स्टेज में आप डायग्राम देखिए, पहले वाले डायग्राम में बहुत प्यार से किसी प्लांट पे चिपकता है, फिर धीरे धीरे उनसे न्यूट्रिशंस वगैरह लेना शुरू करता है और धीरे धीरे उनकी हालत देखिए क्या ही कर देता है। तो कुल मिलाकर के ये प्लांट क्या काम करते हैं, ये एक पैरासिटिक प्लांट होते हैं जिन्हें हम बेसिकली कसकटा कहते हैं। ये ग्रो करते हैं हेज प्लांट वगैरह पे ज्यादा ये ग्रो करते हैं। हैज लॉट्स इट्स क्लोरोफिल, और धीरे धीरे उनके क्लोरोफिल को खत्म करते हैं, लीफ को खत्म करते हैं और ये होस्ट प्लांट से न्यूट्रिशन वगैरह लेते हैं। तो ये एक तरीके से क्या है, पैरासाइट है। पैरासाइट में क्या होता है, किसी एक को फायदा होता है एक को नुकसान। तो यहाँ पे जो आपका कसकटा प्लांट है उसको फायदा हो रहा है और जिसको इसने होस्ट बनाया है उसको नुकसान हो रहा है। ओके, अब ये बहुत ही कमाल का और बहुत ही सिंपल सा एक एग्जाम्पल है जो आपके अपने चारों तरफ देखने को मिलता है। जैसा कि आप जानते हैं कि कोयल जो होती है वो अपने अंडे
जो है वो खुद नहीं पालती है, दरअसल वो दूसरों के घोंसलों में जो है वो अंडे देती हैं। इस चीज को ही हम लोग ब्रूड पैरासिटिज्म का नाम जो है वो देते हैं। ब्रूड पैरासिटिज्म के कई और भी एग्जाम्पल हैं, तो कभी अगर मौका मिलता है तो मैं इनके बारे में भी वीडियोस अलग से बनाऊंगा, बट यहाँ पे आपको जो है ब्रूड पैरासिटिज्म जो है वो देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे, पहले हम लोग उसको बात कर लेते हैं। ब्रूड पैरासिटिज्म इन अ बर्ड इज फैसिनेटिंग एग्जांपल ऑफ पैरासिटिज्म इन विच, यहाँ पे पैरासिटिक बर्ड्स क्या काम करती है कि जहां पे एक कॉमन अंडे होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के, जैसे मान लीजिए जिसका घोंसला होता है, ठीक है, उसके घोंसले में ये जाते हैं और अपने अंडे को रख देते हैं। मतलब कोई दो बर्ड है, जैसे मान लीजिए एक बर्ड है, वो अपने अंडे को जा करके किसी दूसरे के घोंसले में क्या काम करती है, रख देती है, ठीक है। अब जिसके घोंसले में वो अंडा होता है, वो पंछी सोचता है कि ये उसका ही अंडा है और धीरे धीरे उसको जो है वो पालना शुरू कर देता है। तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन द एग ऑफ पैरासिटिक बर्ड्स हैव इवॉल्व्ड टू रिजेंबल होस्ट एग इन साइज एंड कलर, रिड्यूस द चांस ऑफ होस्ट बर्ड डिटैचिंग द फॉरेन एग एंड इजेक्टिंग फ्रॉम द नेस्ट। और वो क्या काम करती है, अपने जो है नेस्ट के साथ, नेस्ट में उसको जो है वो जाकर के डाल देती है। आगे क्या होता है कि अगर आपको इस बारे में देखना है तो आप ब्रीडिंग सीजन में कोयलों को ये करता हुआ देख सकते हैं। जो कोयल होती हैं वो क्या काम कर सकती हैं, वो क्या काम करती हैं कि क्रो के नेक्स्ट में आप देख सकते हो कि वो ये सभी चीजें जो है वो किया करती हैं। तो बस यही चीज है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ खास नहीं है। किसी भी मतलब इसमें भी आपको एक पैरासिटिज्म क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे कोयल क्या है, एक पैरासाइट है, और जो बेचारा क्रो का घोंसला है, क्रो है, वो एक होस्ट है और हमने उसके घोंसले में जाके अंडे को दे दिया। तो इसमें कोयल को फायदा हुआ, उसको सेना नहीं पड़ा और आराम से जो है उसको नुकसान किसको हुआ, सेना किसको पड़ा, वो करना पड़ा हमारे कौवे बेचारे को। तो यहाँ पे इस तरीके के पैरासिटिज्म को हम लोग ब्रूड पैरासिटिज्म का नाम जो है वो देते हैं। अब यहाँ पे एक अच्छा सा एग्जाम्पल आ जाता है जिसका नाम है कॉमेंसैलिज्म। कॉमेंसैलिज्म में किसी एक को फायदा होता है लेकिन दूसरे को नुकसान नहीं होता है। तो ये बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है कॉमेंसैलिज्म के, और मैं सारे एग्जाम्पल एनसीईआरटी के कवर कर रहा हूँ जो आपके एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। कॉमन लाइनों को नहीं बता रहा हूँ, केवल इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स ये आपके सामने रख रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे एनसीईआरटी में एग्जाम्पल लिए, जैसे ऑर्किड प्लांट को लिया हुआ है, यहाँ पे बैरेंकल्स को लिया हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर आप देखें तो ऑर्किड प्लांट यहाँ पे जो आपको दिखा रहा है, ये मैंगो ट्री पे जो ऑर्किड प्लांट होते हैं वो मौजूद होते हैं, वो उसी पे खिल जाते हैं और इस तरीके से जो है वो उनके साथ में कॉमेंसैलिज्म किया करते हैं, जिसमें आम के पेड़ को कोई नुकसान ये पहुंचाते नहीं है, लेकिन इनको ग्रोथ के लिए एक अच्छी जगह मिल जाती है। उसी तरह आपके बैरेंकल्स होते हैं, बैरेंकल्स भी जो है वो वेल के बैक पे, या जो आप डायग्राम देख रहे हैं ना, ये वेल मछली के पीछे का डायग्राम है, तो ये इनके बैक पे होते हैं, फिन्स पे हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, अगर मैं और जूम करूंगा तो और तो नहीं हो रहा है, बट आप देख सकते हैं बहुत ही क्लियरली आपको यहाँ पे बैरेंकल्स देखने को मिलेंगे वेल्स के जो बैक साइड होता है। और यहाँ पे एक टॉर्टवाइज के आप नाक वाले हिस्से के पास भी देख रहे हो, वहां पे भी बैरेंकल्स दिख रहे हैं आपको, जो काफी खतरनाक लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो बैरेंकल्स देखने को मिल रहा है, तो बैरेंकल्स क्या काम करते हैं कि ये होस्ट के ऊपर रहते हैं, जिनसे ये मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरे जगह पर, न्यूट्रिशंस कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाते, क्योंकि दूसरों को अगर नुकसान पहुंचाते तो पैरासाइट की कैटेगरी में आ जाते। बट ये क्या है, कॉमेंसैलिज्म है, इसमें जो है आपका कोई भी नुकसान जो है वो देखने को नहीं मिलता है आपके होस्ट का, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक और अच्छा एग्जाम्पल देखने को मिलता है। यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत एक गाय और पंछियों के बीच में एक एग्जाम्पल देखने को मिलता है। ये पंछी बड़े होशियार होते हैं। ये पंछी क्या काम करते हैं कि जब गाय चर रही होती है, तो ये गाय जब चरती है तो घास में बहुत छोटे छोटे आपके इंसेक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो घास जब चरती है तो घास तो खा लेती है, लेकिन इंसेक्ट जो होते हैं वो वहीं पे जमीन में रह जाते हैं। जब ये घास को उखाड़ती है तो जो जमीन में चलने वाले जो इंसेक्ट होते हैं ना, वो दिखने लगते हैं। बात समझे, मतलब उन घासों के नीचे छोटे छोटे इंसेक्ट रेंगते रहते हैं। तो जैसे ही गाय उन घासों को नोचती है तो वो इंसेक्ट विजिबल हो जाते हैं, और ये जो आपके पंछी होते हैं ये इसीलिए गाय के आसपास चलते रहते हैं कि गाय जब भी घास खाएगी तो इनको वो इंसेक्ट दिखने लगेंगे और ये इंसेक्ट को कंज्यूम कर लेंगी। तो इस तरीके से गाय को भी कोई नुकसान नहीं हो रहा है और इन बर्ड्स को फायदा भी हो जा रहा है। तो इस तरीके के रिलेशनशिप को ही तो हम कॉमेंसैलिज्म कहते हैं, और ये बहुत क्लासिक रिलेशनशिप्स है, बहुत दफे हमें ये देखने को मिलता है। तो ये कॉमेंसैलिज्म के एग्जांपल्स को आप जरूर याद रखिएगा, ये भी आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक और कमाल का एक्सपेरिमेंट एनसीईआरटी की लाइन में दिया हुआ है, मतलब
रिलेशनशिप दिया हुआ है जो होता है सी एनिमन के बीच में और क्लोफिश के बीच में। क्लोफिश अगर आपको समझना है तो नीमो मूवी आपने अगर देखी होगी तो देखी होगी, वो भी एक क्लोन फिश होती है और ये जो क्लोन फिश होती है जस्ट इसी कलर की होती है जैसा आपको ये देखने को मिल रही हैं। ये फिशेस क्या काम करती हैं कि अक्सर सी एनिमल्स के जो टेंटिकल्स होते हैं उन टेंटिकल्स के बीच में छुपी हुई होती हैं, क्योंकि ये टेंटिकल्स जो होते हैं इनमें प्रेडेशनल नेचर होता है, इसीलिए कोई एनिमल इन टेंटिकल्स को टच नहीं करता है। तो क्लोन फिश अपने प्रोटेक्शंस के लिए इसी में घिरी हुई होती हैं। बात समझ में आया? तो इस तरीके से आपके जो आपका सी एनिमल होता है उसके टेंटिकल्स को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचता है और हमारे फिश को एक डिफेंस मिल जाता है। तो ये भी रिलेशनशिप क्या कहलाता है? कॉमेंसेलिज्म कहलाता है, क्योंकि इसमें क्लोन फिश को कोई नुकसान नहीं लेकिन फायदा है, लेकिन आपके सी एनिमल को कोई नुकसान नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, वो मिलता है माइकोराइजा का एग्जांपल देखने को मिलता है। ये काफी कमाल का एग्जांपल है और इसको देख करके आपको काफी ज्यादा अच्छा लगेगा इस एग्जांपल को भी। यहाँ पे लाइकेंस रिप्रेजेंट एन इंटीमेट म्यूचुअलिज्म रिलेशनशिप बिटवीन फंगस एंड फोटोसिंथेटिक एल्गी और साइनोबैक्टीरिया। सिमिलरली द माइकोराइजा, जैसा कि हम लोग एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं ना लाइकेंस के अंदर कि वहां पे फंजाई और एल्गी जो है वो आपस में एक साथ रह रहे हैं, तो एल्गी को न्यूट्रिशन मिल जा रहा है फंगल रीजन से, लेकिन फंजी को कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि कुछ रिलेशनशिप्स ऐसे होते हैं जो इसमें आ जाते हैं। आप अपने हिसाब से पढ़े हुए हैं, थोड़ा दिमाग लगा लीजिएगा। यहाँ पे मैंने आपके सामने क्या डायग्राम लगाया, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे माइकोराइजा मतलब जब जड़ में आपके माइसीलियम मतलब कि फंजाई, या फिर माइको का मतलब ये होता है फंजाई अगर वहां पे मौजूद है, तो इसका मतलब ये है कि फंजाई और प्लांट्स के बीच की जड़ के रिलेशनशिप को, या जड़ को ही, ऐसी जड़ जिसमें फंजाई का इफेक्ट होता है, उसी को हम लोग बेसिकली माइकोराइजा कहते हैं। और यहाँ पे हमने प्लांट को लिया हुआ है, यहाँ पे एक प्लांट है जिनके रूट में आपको फंगस इन्फेक्शन दिख रहा है। बदले में इनको क्या काम करता है, ये प्लांट्स को न्यूट्रिशंस वगैरह जो है वो प्रोवाइड कराता है, बट प्लांट से कुछ लेता नहीं है। तो प्लांट्स को ये केवल एक फायदा पहुंचा रहा है, बट खुद जो है प्लांट से कुछ नहीं ले रहा है। तो ये भी रिलेशनशिप एक तरह का कॉमेंसेलिज्म है। द फंजाई हेल्प द प्लांट इन एब्जॉर्प्शन ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सोइल व्हाइल द प्लांट इन टर्न प्रोवाइड द फंजाई एंड एनर्जी यील्डिंग कार्बोहाइड्रेट। और कभी कभार ऐसा है कि जो आपके फंजाई वगैरह हैं वो उनसे न्यूट्रिशन भी कंज्यूम कर लेते हैं। तो इसको आप लोग जो है कॉमेंसेलिज्म को जो आप देखेंगे उसमें आप म्यूचुअलिज्म का भी टेक्सचर यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। अब हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अपना बहुत ही धांसू एग्जांपल जिसका नाम है म्यूचुअलिज्म की तरफ अगर हम लोग बढ़ते हैं। म्यूचुअलिज्म मतलब दोनों को फायदा हो, ठीक है। तो इसमें आप लोग इसको एग्जांपल में ले सकते हो, ये भी आ सकता है म्यूचुअलिज्म के अंदर। और यहाँ पे जो म्यूचुअलिज्म का जो बढ़िया एग्जांपल है वो काफी क्रिटिकल है, ठीक है। क्रिटिकल मतलब कि बच्चों के सबसे आखिरी का टॉपिक होता है और पढ़ने में भी काफी मजा आएगा आपको। इसको देखिए, समझिए जरा सा क्या होता है। जैसे कि आपको पता है कि पॉलिनेशंस हमारे प्लांट के लिए कितना जरूरी होता है, बिल्कुल होता है। अब ऑर्किड नाम का एक प्लांट है जिनके फ्लावर्स में बहुत वेराइटीज नहीं होते हैं, मतलब या तो वाइट कलर के हैं या तो फिर नॉर्मल कलर के होते हैं। तो कई दफे जब फ्लावर के जो पेटल्स होते हैं अगर वो बहुत अट्रैक्टिव नहीं है तो इंसेक्ट उनके ऊपर नहीं आती है। तो ये प्लांट ने क्या काम किया कि एक प्लांट थी जिसपे उतने ज्यादा पॉलिनेटर नहीं आते थे, तो इसने अपने आप को थोड़ा सा क्या किया, अपने अंदर थोड़ी सी चेंजेस लाए और इसने क्या किया, अपने एक पेटल्स के कलर को चेंज कर दिया। देखिए ध्यान रखिएगा, इसने अपने एक लीफ के कलर को चेंज किया। देखिए यहाँ पे ये आपको देखने को मिल रहा है, पेटल नहीं बोलेंगे आप, ऐसे लीफ बोल दीजिए, आपके ऑर्किड के प्लांट है, ठीक है। ये चीज मानी जाती है इनको पॉलिन वगैरह पॉलिनेटर वगैरह को अट्रैक्ट करने के लिए। अब आप बोलोगे सर ये क्या चीज है, ये भी इनकी यही लीफ थी, लेकिन इस लीफ को इन्होंने मॉडिफाई करके कन्वर्ट कर दिया लुक लाइक अ इंसेक्ट। मतलब इसको पेटल को एक ऐसा डिजाइन ये कर लेते हैं मॉडिफाई करके कि जो दिखने में बिल्कुल कीड़े जैसा लग रहा है। अब पॉलिनेटर को लगता है कि ये क्या है, ये कोई कीड़ा है, और वो कीड़ा जो है, मतलब समझिएगा मेरी बात को, थोड़ा ध्यान समझिएंगे समझ में आ जाएगा। समझिए, हम ये बात जानते हैं कि हमारे जो ऑर्किड्स होते हैं, क्या होते हैं, हमारे जो ऑर्किड्स होते हैं वो बहुत सिंपल कलर के होते हैं, सिंगल कलर के होते हैं, उतने अट्रैक्टिव नहीं होते हैं। नो डाउट कुछ लोगों को बहुत पसंद में आते हैं वो, बट उतने अट्रैक्टिव नहीं होते। उतने अट्रैक्टिव ना होने के कारण इनके ऊपर उतने ज्यादा पॉलिनेटर
विजिट नहीं करते हैं। पॉलिनेटर विजिट नहीं करेंगे तो इनमें रिप्रोडक्शन कैसे होगा? तो पॉलिनेटर को विजिट कराने के लिए अपने ऊपर कुछ ऑर्किड अपने पेटल्स वगैरह को या लीफ वगैरह को इस तरीके से मॉडिफाई कर लेते हैं कि दिखने में बिल्कुल फीमेल इंसेक्ट जैसे लगते हैं, दिखने में बिल्कुल फीमेल इंसेक्ट जैसे लगते हैं। और ये मेल इंसेक्ट को अपनी तरफ क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, ताकि जब मेल इंसेक्ट इनकी तरफ आएगा तो अपने साथ पॉलन ग्रेन लेके आएगा और पॉलन ग्रेन को ऑर्किड के ऊपर डाल देगा। तो इस पॉलिनेशंस को बढ़ाने के लिए समझिए इन्होंने क्या काम किया कि प्लांट ने पॉलिनेशंस को इंक्रीज करने के लिए अपने आप को इस तरीके से मॉडिफाई कर लिया। क्या कर लिया कि भाई इस तरीके से अपने आप को मॉडिफाई कर लिया कि दिखने में ये किसकी तरह लगे? दिखने में ये लगे हैं एक फीमेल इंसेक्ट की तरह। तो ये ऑर्किड आ जाता है। तो ये एग्जांपल यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है जो लाइन में लिखा भी, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ना एग्जांपल में। ये देखिए डायग्राम, कितना सुंदर डायग्राम। देखिए इसने क्या किया, ऑर्किड ने क्या किया कि अपने एक पेटल्स की जो या लीफ की जो स्ट्रक्चर उसको किसमें बदल दिया, उसको ऐसा बना दिया जैसे कोई फीमेल इंसेक्ट हो। और ये मेल वाला बेचारा सोचा कि फीमेल है और आया और उसके बाद उससे ब्रीडिंग करना शुरू कर दिया बस। और प्लांट को क्या चाहिए था? पॉलन, तो उसने इससे पॉलन वगैरह ले लिया। बात समझ में आया कि नहीं? तो इस तरीके से प्लांट की हो गई मदद। द मेडिटेरियन ऑर्किड ओफ्रिक्स employs sexual deceits to get pollinations done by species of bees। यहां पे ये बता रहा है कि जो मेडिटेरियन ऑर्किड्स होती हैं ये क्या काम करती हैं कि इनमें सेक्सुअल डिसीट्स ऑफ गेट पॉलिनेटेड डन बाय स्पीसीज ऑफ बीज। यहाँ पे एक बीज के थ्रू होता है वन पेटल्स। इसमें कि क्या होती है कि एक जो पेटल्स होती हैं हमारे फ्लावर की, ये पेटल्स, हाँ पेटल्स होती है, ध्यान में रखिएगा, ये पेटल्स जो होती हैं ये पेटल्स अपने आप को एक फीमेल बी की साइज की बना लेती हैं। कलर वगैरह दिखने में बिल्कुल फीमेल की जैसा ही दिखता है। मेल भी इसको देख के अट्रैक्ट होता है, व्हाट इज परसीव एज फीमेल, स्यूडो कॉपुलेट्स और आकर के उससे ब्रीडिंग करना शुरू कर लेता है। इस ब्रीडिंग को हम लोग स्यूडो कॉपुलेट्स कहते हैं क्योंकि वो रियल बी नहीं होता है और वो उसके साथ में कॉपुलेट्स कर लेता है, तो उसको लगता है कि उसने ब्रीड कर लिया। तो इसमें उसको भी फायदा मिला, उसने कॉपुलेशंस किया। ठीक है, उसने क्या किया? कॉपुलेशन किया। कॉपुलेशन किया इट्स नो यू प्लेजर और ऐसा कुछ भी विद द फ्लावर एंड ड्यूरिंग दैट प्रोसेस डस्टेड विथ पॉलन फ्रॉम द फ्लावर। और इसके ऊपर जो भी डस्ट थे पॉलन के वो फ्लावर में चले गए। व्हेन दिस सेम बी स्यूडो कॉपुलेट विथ अनदर फ्लावर इट ट्रांसफर पॉलन टू इट एंड दस पॉलिनेट्स द फ्लावर। और इस तरीके से ये बीज जो है जब वो किसी और फ्लावर में जाएगा तो वहां पे भी पॉलन को, इसके पॉलन को ट्रांसफर कर देगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे आपको जो देखने को मिला वो यही मिला। इस तरीके से भी प्लांट कभी कभी बेवकूफ बना देते हैं बेचारे कीड़ों को, तो कीड़े भी बड़े बेवकूफ बन जाते हैं। तो आशा होगा, उम्मीद होगा आपको वीडियो काफी ज्यादा पसंद आएगा। पसंद आए वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लोगों तक शेयर करिए क्योंकि इस तरीके के वीडियोस जिसमें सारे कंपटीशन को एक साथ बताया जाए नहीं है यूट्यूब पे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। एग्जाम्पल को देखिएगा, थोड़ा किताबों को पढ़िएगा, और भी अच्छे एग्जाम्पल मिल सकते हैं। थोड़ा सा सर्च करिए, ज्यादा नॉलेज लीजिए। थैंक यू वेरी मच।